तो रेस्पिरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज के इस नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत है। तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में जाना था ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व के बारे में, यानी कि ऑक्सी हेमोग्लोबिन के डिसोसिएशन कर्व के बारे में, यानी कि HbO2 के डिसोसिएशन कर्व के बारे में हमने जाना था। वो कौन से कंडीशंस होते हैं जो कि फेवरेबल होते हैं ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन के एसोसिएशन के लिए, जबकि वो कौन से कंडीशंस होते हैं जिनमें ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन का एसोसिएशन होना मुश्किल होता है, यानी कि HbO2 का डिसोसिएशन होना आसान होता है, यानी कि अनफेवरेबल कंडीशन को भी हमने समझा था HbO2 के एसोसिएशन के लिए। ऐसे ही आगे बढ़ते हुए हमने P50 वैल्यू को भी अच्छे से एनालाइज किया था। हमने जाना था वो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का जिस पे 50% हेमोग्लोबिन सैचुरेट हो जाते हैं, ऑक्सीजन से एसोसिएट हो जाते हैं, उसी पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन को ही क्या कहा जाता है, P50 वैल्यू कहा जाता है, जो कि 25 से 26 mmHg होता है। जबकि जब नॉर्मल कंडीशन की बात होती है, यानी कि जब फेवरेबल कंडीशन की जब बात होती है, लंग्स में जब बात होती है, तो वहाँ पर P50 वैल्यू कम होता है, यानी कि कम ऑक्सीजन भी अगर हो तो भी आसानी से क्या हो पाएगा, कम पार्शियल प्रेशर होने पर भी ऑक्सीजन का क्या हो पाएगा, आसानी से ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन एसोसिएट हो पाएगा, ऐसा कंडीशन होता है, यानी कि P50 वैल्यू कम होता है। और इस तरफ अगर बात की जाए टिश्यूज़ में जहाँ पर अनफेवरेबल कंडीशन होता है HbO2 के एसोसिएशन के लिए, ऐसे टिश्यूज़ में अगर बात की जाए जहाँ पर अनफेवरेबल कंडीशन होता है तो वहाँ पर P50 वैल्यू बढ़ जाता है, यानी कि अगर वहाँ ऑक्सीजन को कंबाइन करने की अगर कोशिश की जाए किससे, हेमोग्लोबिन से, तो कंपैरेटिवली जितना ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही थी 50% को सैचुरेट करने के लिए, उससे भी ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है ऑक्सीजन को सैचुरेट करने के लिए। तो इस तरह से P50 वैल्यू को भी हमने एक पैरामीटर रखा था और इसके हिसाब से भी हमने जो है नापा था फेवरेबल और अनफेवरेबल कंडीशन को। और हमने जाना था कि जब कर्व राइट शिफ्ट होता है तो P50 वैल्यू बढ़ता है, और जब लेफ़्ट शिफ्ट होता है तो P50 वैल्यू घटता है। जब लेफ़्ट शिफ्ट होता है P50 वैल्यू घटता है तो वो फेवरेबल कंडीशन को दिखा रहा है, जब राइट शिफ्ट होता है P50 वैल्यू बढ़ता है तो वो अनफेवरेबल कंडीशन को दिखा रहा होता है। तो यही सब बातें हैं जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में किया था, बस इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए जिसमें हमने शुरू किया था ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज को, जिसमें हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन को कंप्लीट किया है अभी। अब हम शुरू करने जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को, और 23% जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में जाना था, जो ऑक्सीजन होता था वो 97% जो ऑक्सीजन होता था वो हेमोग्लोबिन से कंबाइन होकर उसका ट्रांसपोर्ट होता था। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड के केस में भी कुछ जो अमाउंट है कार्बन डाइऑक्साइड का वो हेमोग्लोबिन से कंबाइन होकर ट्रांसपोर्ट होता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम जो है कंबाइन होता है हेमोग्लोबिन से इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। ये सिर्फ 23% ही जो कार्बन डाइऑक्साइड सेल्स में टिश्यूज़ में बनते हैं उसका 23% ही होता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड हेमोग्लोबिन से कंबाइन होकर ट्रांसपोर्ट होता है। ऐसे कंपाउंड को कार्बोमिनो हेमोग्लोबिन कहा जाता है, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में जाना था। हमने अच्छे से समझा था कि हेमोग्लोबिन का जो NH2 ग्लोब्यूलिन, हेमोग्लोबिन का जो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है उसमें ग्लोब्यूलिन प्रोटीन वाले पार्ट में भी जो NH2 होता है, अमीनो ग्रुप होता है, उससे जो है कार्बन डाइऑक्साइड जाकर कंबाइन होता है और कंपाउंड बनता है कार्बोमिनो हेमोग्लोबिन RBC के अंदर हेमोग्लोबिन में, और इसी के फॉर्म में क्या होता है 23% कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट हो पाता है। आगे बढ़ते हुए अगर देखें तो बाइकार्बोनेट दिया हुआ है, HCO3 नेगेटिव आयंस। इन चीज़ों को हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना समझिए कि जो 70% कार्बन डाइऑक्साइड होता है टिश्यूज से जिसे ट्रांसपोर्ट होकर लंग्स तक पहुँचना होता है, उसे 70% ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड को बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट कराया जाता है। बाइकार्बोनेट्स बनते हैं प्लाज्मा में होते हैं, सोडियम से कंबाइन होते हैं प्लाज्मा के और सोडियम बाइकार्बोनेट बनाते हैं। यही सोडियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ही उन्हें टिश्यू से कहाँ तक, लंग्स तक पहुँचाया जाता है। ऐसे ही अगर बात किया जाए डायरेक्टली जो है प्लाज्मा में डिजल्व होकर, यानी कि बिना किसी कंपाउंड को बनाए डायरेक्टली प्लाज्मा में डिजल्व होकर जो कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से लंग्स के तरफ ट्रांसपोर्ट होता है उसकी मात्रा सिर्फ 7% होती है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्लियरली कि
23% ही सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि आरबीसी के अंदर कंपाउंड बनाकर ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, जबकि बाकी 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे प्लाज्मा के थ्रू क्या किया जा रहा है, बाइकार्बोनेट बना प्लाज्मा में बना, और ये डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में जो है डिजल्व होकर ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो प्लाज्मा के थ्रू 77% जो है कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा होता है, ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है। तो उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो में आपको जितनी भी चीज़ें समझाने की कोशिश की गई हैं आपको ज़रूर समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई जो है राय है, तो ज़रूर कमेंट कर दें। अगर आज के इस वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह अगले वीडियो में इसी तरह से हम रेस्पिरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज के अन्य इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी वन बाय वन करते हुए कवर करते जाएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।